So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we will solve some numericals of slope and deflection, but in this class we will solve these numericals by कॉन्जुगेट बीम मैथड। देखिए स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कॉन्जुगेट बीम मैथड अभी तक हमने जितनी भी मैथड्स पढ़ी है उन सभी में क्विकेस्ट रिजल्ट देता है। सबसे जल्दी कोई मैथड रिजल्ट देता है तो दैट इज कॉन्जुगेट बीम मैथड। इसलिए इस मैथड से ऑब्जेक्टिव्स काफी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बाय कॉन्जुगेट बीम मैथड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। इन दिस क्वेश्चन देयर is a cantilever beam and you have to calculate what? You have to calculate slope and deflection at the free end. So at the free end of this cantilever beam आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको slope and deflection कैलकुलेट करना है। तो हम इसको ट्राई करेंगे बाय कॉन्जुगेट बीम मैथड। सो कॉन्जुगेट बीम मैथड से अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू हैव टू ड्रॉ M/EI diagram. Now in this question flexural rigidity is not constant. Flexural rigidity is not constant throughout the length of the beam. लेंथ ऑफ द बीम में फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कांस्टेंट नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले आपको बेंडिंग मोमेंट बनाना पड़ेगा, फिर उसमें उसको EI से डिवाइड करके आपको क्या बनाना पड़ेगा? M/EI डायग्राम। अगर कांस्टेंट होता तो दोनों डायग्राम सेम ही होते, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड M/EI डायग्राम, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है। तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। तो दिस इज 0 0 एक्सिस। नाउ देखिए फॉर दिस स्ट्रक्चर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? फॉर दिस स्ट्रक्चर देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है। तो इस बीम पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सो अगर पॉइंट बी पर दैट इज सपोर्ट पे मैं रिएक्शन कैलकुलेट करूंगा, दैट इज RB। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल राइट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। इक्वेशन लिखोगे तो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, बिकॉज RB के अलावा देयर इज नो फोर्स ऑन दिस स्ट्रक्चर। सो रिएक्टिव फोर्स कितना आ गया? पॉइंट बी पे 0। दैट मीन्स पॉइंट बी पर अगर रिएक्टिव फोर्स 0 है और स्ट्रक्चर में कोई भी ट्रांसवर्स लोड नहीं लग रहा है, दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर के हर सेक्शन पे शियर फोर्स क्या होगा? स्ट्रक्चर के हर सेक्शन पे शियर फोर्स विल बी 0। इसके लिए अगर आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो दैट विल बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, 0 0 एक्सिस आ जाएगा। तो शियर फोर्स क्या आ गया? 0। तो शियर फोर्स का डिग्री कितना हो गया? नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट का डिग्री क्या होगा? 0। सो शियर फोर्स का डिग्री नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट का डिग्री विल बी 0। बेंडिंग मोमेंट का डिग्री 0 मतलब बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा? बेंडिंग मोमेंट विल बी रेक्टेंगुलर बनेगा। ठीक है, तो अब बेंडिंग मोमेंट हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लेफ्ट से राइट की तरफ बनाते हैं फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट की तरफ जा रहा हूँ। नाउ लेफ्ट में देखिए क्या लग रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है ऑफ इंटेंसिटी M। कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इस बीम को क्या करेगा? ये इस बीम को इस तरीके से बेंड करेगा। ये कौन सा शेप है? दिस इज हॉगिंग शेप। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। एंड देयर इज कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। तो पॉइंट ए पर क्या आएगा? देयर विल बी अ जंप की वैल्यू क्या होगी? इस मोमेंट के बराबर। सो the value of bending moment at point A, it is equals to what? M. Now from point A to B, A से B हम जा रहे हैं तो कोई और बेंडिंग मोमेंट में चेंज नहीं आ रहा है। देयर इज नो ट्रांसफर फोर्स, देयर इज नो बेंडिंग, तो कोई लोडिंग ही नहीं है इन द पोर्शन A to B। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा? इन द पोर्शन A to B बेंडिंग मोमेंट विल बी कांस्टेंट। नाउ बी पे आके क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लोज हो जाएगा लाइक दिस। तो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पूरा का पूरा किस पे आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बनाना है? नेक्स्ट यू हैव टू ड्रॉ M/EI डायग्राम। सो नाउ वी विल ड्रॉ M/EI डायग्राम। नाउ M/EI डायग्राम कैसे बनाते हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हर सेक्शन पे जो मोमेंट का वैल्यू आ रहा है उसको किससे डिवाइड करोगे? उसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट में हर सेक्शन पे जो भी मोमेंट आ रहा है उसको आप डिवाइड कर देंगे बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। सो बनाइए M/EI डायग्राम। दिस इज 0 0 एक्सिस। नाउ पॉइंट ए पर देखिए, पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना है? पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट इज M, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज, अब देखिए I के बारे में आपको दिया है दैट इन द पोर्शन A to C I कितना है? I, एंड इन द पोर्शन C to B इट इज 2I। अब E के बारे में कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स वी विल अज्यूम E इज कांस्टेंट। ठीक है, जब तक
किसी पैरामीटर की बात नहीं करेगा तो उसको क्या अज्यूम करोगे आप, कांस्टेंट। सो इन द पोर्शन A to C फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हो जाएगा EI, इन द पोर्शन C to B फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या हो जाएगा 2EI। तो यहाँ पे इन द पोर्शन AC आप बेंडिंग मोमेंट M को किससे डिवाइड करोगे, EI से, तो AC पोर्शन में M by EI हो जाएगा M by EI, एंड इन द पोर्शन C to B बेंडिंग मोमेंट M को डिवाइड करोगे बाय 2EI। सो इन द पोर्शन C to M by EI क्या हो जाएगा M by 2EI। सो इन द पोर्शन A to C, in the portion A to C, M by EI will be M by EI, and in the portion C to B it will be M by 2EI। so ये क्या आ गया है हमारा, this is M by EI डायग्राम। so from here क्या मिल गया हमें, M by EI डायग्राम हमें मिल गया है। so ये M by EI डायग्राम भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव। so this is point A, this is C, this is B, ठीक है। सो आपको क्या मिल गया, M by EI डायग्राम मिल गया। नाउ कॉन्जुगेट बीम मेथड से अगर आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक कॉन्जुगेट बीम। ये बीम के करस्पॉन्डिंग आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बीम बनाना पड़ेगा। सो हमें पता है कैंटिलीवर बीम का कॉन्जुगेट बीम भी क्या होता है, कैंटिलीवर ही होता है। सो सिंस द गिवन रियल बीम इज कैंटिलीवर, सो इसका कॉन्जुगेट बीम भी क्या होगा, कैंटिलीवर ही होगा। सो द गिवन रियल बीम इज कैंटिलीवर, कॉन्जुगेट बीम भी कैसा होगा, कैंटिलीवर ही होगा। बट जो फ्री एंड है वो फिक्स हो जाएगा, जो फिक्स एंड है वो फ्री हो जाएगा। सो एंड ए वाज फ्री, अब क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बीम के लिए एंड ए फिक्स्ड हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए एंड ए को हमने फिक्स कर दिया, एंड एंड बी वाज फिक्स। सो कॉन्जुगेट बीम में एंड बी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। फिक्स एंड फ्री हो जाता है, फ्री एंड फिक्स हो जाता है अगर आप कैंटिलीवर बीम का कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं तो, ठीक है। नाउ जो रियल बीम के लिए M by EI डायग्राम था ये, वो कॉन्जुगेट बीम पे क्या हो जाएगा, लोडिंग डायग्राम, ठीक है। रियल बीम का M by EI डायग्राम, कॉन्जुगेट बीम का क्या हो जाएगा, लोडिंग डायग्राम। नाउ अब इस M by EI डायग्राम को उठा के एज अ लोडिंग डायग्राम बना दीजिए आप कॉन्जुगेट बीम पे। अब ये जो रियल बीम का M by EI डायग्राम कैसा आ रहा है, निगेटिव, मतलब कॉन्जुगेट बीम पे लोडिंग का लगेगा डाउनवर्ड। सो रियल बीम का M by EI डायग्राम वाज नेगेटिव, तो कॉन्जुगेट बीम पे ये लोडिंग लगेगा इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लोडिंग डायग्राम ऑन दी कॉन्जुगेट बीम। ये कॉन्जुगेट बीम के ऊपर लोडिंग डायग्राम आ गया है। लोड विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वैल्यू इज हियर M by EI, हियर इट इज M by 2EI, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लोडिंग डायग्राम ऑफ कॉन्जुगेट बीम, कॉन्जुगेट बीम का लोडेड डायग्राम आ गया। Now what we want to calculate, we want to calculate slope and deflection at point A in the real beam. So can I write slope at point A in real beam, this is equals to what, shear force at point A in conjugate beam. So point A पर shear force निकालिए conjugate beam में, shear force at point A in conjugate beam is nothing but reaction at point A। देखिए reaction लगेगा यहाँ पे point A पर, this is reaction at point A, this is moment reaction at point A। so shear force at point A क्या हो जाएगा, conjugate beam it is nothing but reaction at point A। so आप कैलकुलेट करिए reaction at point A, so you will get reaction at point A, this is nothing but total load which is acting on the conjugate beam। तो total load कितना एक्ट कर रहा है, it is M by EI into L by 2 plus M by 2EI into L by 2। देखिए this area is M by EI into L by 2, ये लेंथ कितना है, this is L by 2, this is L by 2, this is point C। so M by EI into L by 2 क्या हो गया, ये AC वाले लोड का एरिया, एंड M by 2EI into L by 2 क्या हो गया, CB वाले लोड का एरिया। so RA कितना हो जाएगा, it is ML upon 2EI plus ML upon 4EI, that is 3ML upon 4EI, 3ML upon 4EI आगे आ रहे। नाउ अब देखिए कैन आई राइट डेल्टा एट पॉइंट ए। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एट पॉइंट ए इन द रियल बीम। सो कैन आई राइट इट इज इक्वल्स टू मोमेंट एट पॉइंट ए इन द कॉन्जुगेट बीम। देखिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इन द रियल बीम इज इक्वल्स टू मोमेंट एट पॉइंट ए इन द कॉन्जुगेट बीम। अब पॉइंट ए पर मोमेंट निकालिए कॉन्जुगेट बीम में। सो कैन आई राइट summation of all the moments about z axis at point A is 0, this is for conjugate beam। so point A के about moment equilibrium लगाई, you will write minus ma plus
अब ये जो लोड लग रहा है इसकी वजह से मोमेंट कैलकुलेट करिए। सबसे पहले मैं AC पोर्शन में जो लोड लग रहा है उसकी वजह से एक मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर CB पोर्शन में जो लोड लग रहा है उसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे। सो AC पोर्शन में लोड लग रहा है कितना, एरिया दैट इज M/EI इंटू L/2, CG क्या हो जाएगा L/4, तो इट इज M/EI इंटू L/2, CG हो जाएगा L/4 प्लस, अब ये देखिए जो दूसरा एरिया इन द पोर्शन C2B में जो लोड लग रहा है उसका एरिया कितना है, इट इज M/2EI इंटू L/2 और CG क्या हो जाएगा, इट इज L/2 प्लस L/4 दैट इज 3L/4। सो एरिया हो गया M/2EI इंटू L/2 एंड CG का डिस्टेंस हो गया 3L/4। This is equals to how much? This is equals to 0. So from here you will get M at point A is equals to, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ML स्क्वायर अपॉन 8EI, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इट इज 1 प्लस 3/2। सो मोमेंट एट पॉइंट A क्या आ गया, इट इज ML स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/2 इज 5/2, सो 5 ML स्क्वायर बाय 16EI। सो फ्रॉम हियर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया दैट shear force at point A in the conjugate beam is 3 ML upon 4EI and bending moment at point A in the conjugate beam is 5 ML square upon 16EI। ठीक है, सो shear force आ गया कॉन्जुगेट बीम में एंड बेंडिंग मोमेंट आ गया कॉन्जुगेट बीम में। सो shear force एट पॉइंट A कितना है, इट इज 3 ML अपॉन 4EI, दैट मीन स्लोप एट पॉइंट A कितना है 3 ML अपॉन 4EI एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A कितना है 5 ML स्क्वायर अपॉन 16EI, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A कितना हो गया 5 ML स्क्वायर अपॉन 16EI। ठीक है, सो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों कैलकुलेट कर लिया हमने बाय conjugate beam method. Now please write down next numerical. Next numerical is in front of you. For this structure you have to calculate slope and deflection at the free end of this propped cantilever beam with overhang and it is also having an internal hinge at point C. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्री एंड पे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है फॉर दिस प्रॉप कैंटिलीवर बीम विथ ओवरहैंग एंड इंटरनल हिंज। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ इट्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। नाउ ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इन दी इंजीनियरिंग सर्विसेज बैच, ES बैच में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था बाय मोमेंट एरिया मेथड। इस क्वेश्चन को हमने मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व किया था इन इंजीनियरिंग सर्विसेज बैच। तो आप कंपेयर करिएगा कि मोमेंट एरिया मेथड से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया था वो कितना लेंदी था एंड कॉन्जुगेट बीम मेथड से ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में वो स्पेसिफिकली लिख के दे देता है आपको कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बाय मोमेंट एरिया मेथड, इसलिए हमने वहां पे डिस्कस किया था। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो आपको कभी भी मोमेंट एरिया से नहीं सॉल्व करना है। जहां पे भी इंटरनल हिंज वगैरह आ रहा है उस क्वेश्चन को आप हमेशा ट्राई करेंगे आप किस मेथड से सॉल्व करें, कॉन्जुगेट बीम मेथड से। सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कॉन्जुगेट बीम मेथड। इसके लिए पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। सो 0 एक्सिस बनाया। नाउ इसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते। नाउ इसके लिए बेंडिंग मोमेंट राइट टू लेफ्ट बनाना इजी रहेगा, राइट टू लेफ्ट। स्टार्ट करिए फ्रॉम द राइट। नाउ देखिए फॉर दिस स्ट्रक्चर लोडिंग का डिग्री कितना है, लोडिंग का डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो शियर फोर्स डायग्राम का डिग्री कितना हो जाएगा 0, बेंडिंग मोमेंट का डिग्री कितना हो जाएगा 1। मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। इस स्ट्रक्चर के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा, लीनियर। ठीक है, लीनियर मतलब ट्रायंगुलर। सो फॉर दिस स्ट्रक्चर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ट्रायंगुलर। ये तो समझ में आ गया। अब बस पॉइंट्स पे आप निकालते जाइए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू और ट्रायंगुलर वेरिएशन बनाते जाइए। एट पॉइंट डी बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, इट इज P इंटू L/2। P इंटू L/2 क्या करेगा, हॉक करेगा या सैक करेगा, हॉक करेगा। पॉइंट डी पर कितना मोमेंट आ जाएगा, इट इज P इंटू L/2 हॉगिंग, P इंटू L/2 हॉगिंग। सो पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है P इंटू L/2 हॉगिंग, वेरिएशन है लीनियर। सो इस तरीके से आ गया बेंडिंग मोमेंट। नाउ पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी इज इंटरनल हिंज। पॉइंट सी इज अ इंटरनल हिंज, नहीं लिखा है क्या, इधर लिख देते, इट इज इंटरनल हिंज। सो पॉइंट सी इज अ इंटरनल हिंज एंड हमें पता है इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, इट इज 0। सो द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज इज 0। तो पॉइंट सी पर
बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई 0। वेरिएशन तो पता है पूरे बीम में कैसा होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, वेरिएशन ट्रायंगुलर। अब देखिए पॉइंट ए पर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट। अब पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको या तो डी पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा या तो ए पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। इससे बेटर है, हमें पता है कि फॉर दिस स्ट्रक्चर शियर फोर्स डायग्राम का डिग्री कितना होगा, इट इज 0। शियर फोर्स डायग्राम का डिग्री 0 होगा, मतलब शियर फोर्स विल बी हॉरिजॉन्टल इन द पोर्शन ए टू डी। शियर फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा, डी टू बी में भी शियर फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब इन द पोर्शन ए टू डी शियर फोर्स इज हॉरिजॉन्टल एंड कोई लोड नहीं लग रहा है ए टू डी में, मतलब शियर फोर्स का वेरिएशन क्या होगा, इट इज कांस्टेंट। शियर फोर्स इज कांस्टेंट इन द पोर्शन ए टू डी, मतलब ए टू डी में अगर शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा एंड हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है वो क्या बताता है आपको, शियर फोर्स। शियर फोर्स अगर कांस्टेंट है इन द पोर्शन ए टू डी तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा इन द पोर्शन ए टू डी। ए टू डी में बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जिस स्लोप से ये लाइन बना है इन द पोर्शन सी टू डी, इसी स्लोप से ये लाइन कहाँ पे बनेगा, इन द पोर्शन सी टू ए। समझ में आया आपको, जिस स्लोप से ये लाइन बना है इन द पोर्शन सी टू डी, उसी स्लोप से ये लाइन कंटिन्यू होगा इन द पोर्शन सी टू ए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हियर वैल्यू इज PL/2, this is point D, this is B, this is C, this is A। तो पॉइंट D पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, PL/2। पॉइंट C पर कितना है बेंडिंग मोमेंट, 0। अब देखिए C2D में बेंडिंग मोमेंट का स्लोप एंड C2A में बेंडिंग मोमेंट का स्लोप इज सेम। C2D में जो स्लोप है वही C2A में स्लोप है। नाउ C2D में बेंडिंग मोमेंट PL/2 से 0 हो जा रहा है इन द पोर्शन L/2। L/2 लेंथ में PL/2 से 0 हो जा रहा है, तो अगेन L/2 में क्या हो जाएगा, 0 से PL/2। सो पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, PL/2। समझ में आया कैसे बनाया हमने, इजी है, आप थोड़ा सा ट्रिक्स लगाएंगे आ जाएगा। इन द पोर्शन ए टू डी शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स इज कांस्टेंट। शियर फोर्स अगर कांस्टेंट इन द पोर्शन ए टू डी, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा इन द पोर्शन ए टू डी। डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पता है एंड सी पॉइंट इज अ इंटरनल हिंज, दैट मीन्स सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, मतलब डी टू सी में आपको बेंडिंग मोमेंट का स्लोप मिल गया। नाउ सी टू डी में अगर बेंडिंग मोमेंट का स्लोप मिल गया, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या बताता है, शियर फोर्स इन द पोर्शन ए टू डी। शियर फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब ए टू डी में बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी चेंज नहीं होगा। तो जो स्लोप सी डी टू सी जा रहा था बेंडिंग मोमेंट का, वही स्लोप क्या होगा, सी टू ए पे भी कंटिन्यू होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया तो इसको EI से डिवाइड कर लीजिए। सिंस क्वेश्चन में EI के बारे में कुछ नहीं दिया है तो वी आर अज्यूमिंग EI इज कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज M/EI डायग्राम। तो आपको क्या मिल गया, इस स्ट्रक्चर के लिए M/EI डायग्राम मिल गया। नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ कॉन्जुगेट बीम फॉर दिस स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के लिए कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं। नाउ हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट बीम में फिक्स्ड एंड क्या हो जाता है, फ्री, फ्री एंड क्या हो जाता है, फिक्स। सो फिक्स एंड को फ्री कर दीजिए, फ्री एंड को फिक्स कर दीजिए, सॉरी एंड ए को फ्री कर दिया, एंड बी को फिक्स कर दिया। तो एंड ए फ्री हो गया, एंड बी फिक्स हो गया। नाउ इंटरनल हिंज क्या बन जाता है, इंटरनल हिंज बन जाता है इंटरनल रोलर, एंड इंटरनल रोलर बन जाता है इंटरनल हिंज। सो दिस पॉइंट सी विल बिकम इंटरनल रोलर। इंटरनल रोलर मतलब intermediate roller, and point D will become internal hinge. This is point C, point D is internal hinge. Now जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ रहा था, इस पोर्शन में पॉजिटिव, इस पोर्शन में नेगेटिव आ रहा था। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मतलब M/EI डायग्राम नेगेटिव आएगा, वहाँ पे लोडिंग क्या लगेगा, डाउनवर्ड। जहाँ पे M/EI पॉजिटिव आएगा, वहाँ पे लोडिंग क्या लगेगा, अपवर्ड। सो ये जो M/EI डायग्राम है, ये M/EI डायग्राम कॉन्जुगेट बीम के लिए क्या हो जाएगा, लोडिंग डायग्राम। सो इस M/EI डायग्राम को उठा के कॉन्जुगेट बीम पे एज अ लोडिंग डायग्राम लगा दीजिए। सो पॉइंट ए पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है, मतलब पॉइंट ए पर लोड कैसा आएगा, अपवर्ड। पॉइंट सी पर 0 एंड इन द पोर्शन सी टू बी लोडिंग विल बी डाउनवर्ड। सो दिस इज PL/2 EI, दिस इज ऑल्सो PL/2 EI।
ठीक है। सो हमें लोडेड कॉन्जुगेट बीम मिल गई है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन द गिवन रियल बीम। कहाँ पे निकालना है? पॉइंट बी पे हमें निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन द गिवन रियल बीम। सो पॉइंट बी पर कॉन्जुगेट बीम में आप क्या निकाल लेंगे? पॉइंट बी पर कॉन्जुगेट बीम में आप कैलकुलेट करेंगे shear force and bending moment. So if you want to calculate slope at point B in real beam, it is equals to shear force at point B in conjugate beam. So conjugate beam में point B पर shear force निकालना है। That means क्या होगा? Point B पर reaction force is nothing but shear force. So point B पे निकालिए reaction force. This is a determinate beam, हमने डिस्कस किया था। This is a determinate beam. Reaction at point B मैं assume कर रहा हूँ, it is equals to RB. सो RB निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको मोमेंट इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा फॉर दिस स्ट्रक्चर। अगर आपको RB निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको मोमेंट इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा। पर सबसे पहले D के अबाउट मोमेंट इक्विलिब्रियम लगाइए तो आपको क्या मिलेगा? RC मिलेगा। फिर टोटल लोड इज इक्वल्स टू RB प्लस RC करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? RB का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले RB निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले RC निकालना पड़ेगा। So I am writing summation of moment about point D, left लिख रहा हूँ मैं। So this is equals to how much? 0। क्यों? Because internal hinge की ये प्रॉपर्टी होती है कि internal hinge के अबाउट हम मोमेंट इक्विलिब्रियम कैसे लगाते हैं? पूरे स्ट्रक्चर का नहीं लगाते मोमेंट इक्विलिब्रियम, या तो लेफ्ट का लगाते या तो राइट का लगाते, तभी तो हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिलती है इंटरनल हिंज पे। अदरवाइज इस इंटरनल हिंज के अलावा किसी भी और पॉइंट पे लगाते तो यू कैन नॉट राइट समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट लेफ्ट इज 0। लेफ्ट या राइट सिर्फ आप उस इंटरनल हिंज पर ही लिख सकते हो। तो लेफ्ट या राइट हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटरनल हिंज पर ही इस टाइप से इक्वेशन लिख सकते हैं। सो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0 लिखिए। सबसे पहले देखिए ये RC क्या करेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। सो आई विल राइट RC इंटू L/2, डिस्टेंसेस लिख देते हैं L/2 L/2 L/2। सो RC इज इंटू L/2, RD पे मोमेंट आ गया क्लॉकवाइज, प्लस AC पोर्शन में जो लोड लग रहा है इसकी वजह से देखिए D पर क्या मोमेंट आएगा। सबसे पहले लोड निकालिए। लोड विल बी हाफ इंटू बेस इज L/2, हाइट इज PL/2 ये हो गया लोड इन द पोर्शन AC। अब D के अबाउट डिस्टेंस निकालिए इस लोड के CG का। तो इस लोड के CG का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट D विल बी L/2 प्लस 2/3 इंटू L/2। सो इट इज इक्वल्स टू इंटू L/2 प्लस 2/3 इंटू L/2। ये कैसा लगेगा? ये लगेगा क्लॉकवाइज। इसके बाद देखिए इन द पोर्शन C2D पोर्शन में जो लोड लग रहा है वो कैसा रोटेशन देगा? अबाउट पॉइंट D, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई विल राइट माइनस। अब देखिए इन द पोर्शन C2D जो लोड है वो कितना मोमेंट देगा? सबसे पहले इस लोड का एरिया कैलकुलेट कीजिए। इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज L/2, हाइट इज PL/2, एंड इस लोड का CG कैलकुलेट कीजिए फ्रॉम दी पॉइंट D। पॉइंट D से इस लोड का CG कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू L/2। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? RC का वैल्यू मिल जाएगा। सो RC इंटू L/2 प्लस ये क्या हो गया? देखिए PL/2 इंटू L/2 इंटू 1/2, 2 2 जा 4 2 जा 8, सो PL²/8 L/2 प्लस यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, L/2 प्लस L/3 दैट इज 5L/6, और ये हो गया 1/8, 6 इंटू 8 48, तो इट इज 5PL³ अपॉन 48 नेक्स्ट हम देखिए 1/2 L/2 PL/2, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 1/3 इंटू L/2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, सो माइनस PL³/48 दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0। तो यहाँ से RC का वैल्यू कितना आ जाएगा? RC इंटू L/2 प्लस 4PL³/48 दिस इज इक्वल्स टू 0। 4 1 जा 4 4 12 जा, so you will get RC is equals to PL²/6 RC कितना आ गया? PL²/6 माइनस आएगा, इट इज माइनस PL²/6 RC इज माइनस PL²/6 सो अब RC आ गया। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RB। सो वी नो दैट summation of Fy is equals to 0, that means RB
प्लस RC, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू टोटल लोड। अब इस पे आपको टोटल लोड कैलकुलेट करना है। टोटल लोड कैसे आएगा, देखिए दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, 3 एरिया है इन द पोर्शन AC प्लस पोर्शन CD प्लस पोर्शन DB। अब देखिए AC में जो लोड लग रहा है वो क्या लग रहा है, अपवर्ड, और CD में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, इसमें अपवर्ड लग रहा है, इसमें डाउनवर्ड लग रहा है, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या लोड, बचेगा लोड सिर्फ पोर्शन DB वाला। तो DB में कितना लोड लग रहा है, DB में लोड लग रहा है, इट इज हाफ इंटू बेस इज L/2, height is PL by 2EI. So it is minus PL square by 6EI plus RB, this is equals to PL square by 8EI. So RB क्या हो गया, PL square by 8EI plus PL square by 6EI. This is equals to 7 PL square by 24EI. ठीक है, कितना आ गया, 7 PL square by 24EI. So आपके पास क्या आ गया, RB आ गया। दिस RB is nothing but स्लोप एट पॉइंट बी। ठीक है, ये RB क्या है, दिस इज नथिंग बट स्लोप एट पॉइंट बी। अब क्या निकालना है हमको, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालना है, दैट इज मोमेंट एट पॉइंट बी इन दी कॉन्जुगेट बीम निकालना है। सो कॉन्जुगेट बीम में पॉइंट बी पर मोमेंट कैलकुलेट करिए। आई एम अज्यूमिंग मोमेंट लाइक दिस, दिस इज MB। तो अगर MB कैलकुलेट करना है इन दी कॉन्जुगेट बीम, तो व्हाट यू हैव टू राइट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट D राइट। पहले क्या लिखा था, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट D लेफ्ट, अब लिखूंगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट D राइट। सो आई एम राइटिंग MB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, so I have to write summation of moment about point D right, this is equals to 0। तो इसके लिए देखिए क्या आता है, RB इंटू L/2 कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। RB इंटू L/2 कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो आई विल राइट माइनस ऑफ RB इंटू L/2। इसके बाद देखिए दिस ट्रायंगुलर लोड इन द पोर्शन D to B, ये क्या लगेगा, ये कैसा लगेगा, अबाउट पॉइंट D दिस लोड विल एक्ट एज क्लॉकवाइज। सो आई विल राइट पहले फोर्स, सो प्लस हाफ इंटू बेस इज L/2, हाइट इज PL by 2EI। सो ये तो हो गया लोड। अब डिस्टेंस देखिए, DB में जो लोड लग रहा है उसका पॉइंट D से डिस्टेंस कितना, इट इज 1/3 इंटू L/2, 1/3 इंटू L/2, सो इंटू 1/3 इंटू L/2। और क्या लग रहा है, और लग रहा है मोमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट MB कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो आई विल राइट प्लस MB, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ MB। देखिए कैसे आता है, RB का वैल्यू कितना, इट इज 7 PL square by 24EI। सो आई विल राइट माइनस 7 PL square by 24EI इंटू L/2 प्लस PL, देखिए एक L सेकेंड थर्ड, तो PL क्यूब अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, सो PL क्यूब by 48EI plus MB, this is equals to 0, that means MB is equals to 7 PL cube by 48EI minus PL cube by 48EI. That means 7 minus 1 is 6, 6 by 48 is 1/8, so this is nothing but equals to PL cube by 8EI. तो कितना आ गया MB, it is PL cube by 8EI. The value of MB is PL cube by 8EI. That means deflection at point B कितना आ गया, deflection at point B is PL cube by 8EI and slope at point B, this is real beam की बात कर रहा हूँ मैं, it is equals to कितना था, RB 7 PL square upon 24EI। ठीक है, तो स्लोप निकाल लिया आपने एंड डिफ्लेक्शन निकाल लिया कहाँ पे, पॉइंट बी पर। दिस इज अ वेरी टफ मैथड, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। अगर आप इसको कॉन्जुगेट बीम के अलावा किसी और मैथड से करते हैं, तो आपने देखा ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को किया था बाय एरिया मोमेंट मैथड। वहाँ पे हमें काफ़ी सारा कैलकुलेशंस करने पड़े थे, तब जाके हमें मिला था। हियर ऑल्सो कैलकुलेशंस आर मोर, कैलकुलेशन यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे करने पड़ रहे हैं, बट ये कैलकुलेशंस आर लिटिल इजी। आपने एक बार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, फिर तो एरिया ही निकालना है और कुछ नहीं करना है, एरिया और ज़्यादा से ज़्यादा आपको CG का लोकेशन निकालना है बस। तो दिस इज अ लिटिल इजी एज कंपेयर टू अदर 2 methods, अदर 3 methods. So this is it for the today's class. We'll meet in the next class. Thank you.